नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राहुल गांधी के घर पहुंची दिल्ली पुलिस, महिलाओं को लेकर दिए बयान पर हुई पूछताछ, कार्रवाई पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। पंजाब में धरपकड़ के बाद भी अमृतपाल सिंह फरार, 78 लोगों की गिरफ्तारी समेत कई हथियार बरामद, राज्य के कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोले पीएम मोदी, हम विश्व के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोनॉमिस्ट। दुनिया भर के विशेषज्ञ और अर्थशास्त्रियों ने माना ये भारत का समय है। सिसोदिया की गिरफ्तारी से बौखलाई आम आदमी पार्टी, जासूसी मामले में एजेंसी पर उठाए सवाल, बीजेपी पर लगाया विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप। बागेश्वर बाबा के दरबार पर मचे बवाल के बीच बोले संजय राउत, ये सब आरएसएस का खेल, केंद्र सरकार पर भी साधा निशाना। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की, जहां दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के घर पहुंचे। करीब 2 घंटे के इंतजार के बाद पुलिस की राहुल गांधी से मुलाकात हो पाई। इस दौरान कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल के बयान पर पुलिस ने उनसे पूछताछ की। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान श्रीनगर में आखिरी दिन राहुल ने कहा था कि आज भी महिलाओं के साथ यौन शोषण हो रहा है। इसे लेकर दिल्ली पुलिस ने 16 मार्च को राहुल गांधी को नोटिस भेजकर उन महिलाओं की डिटेल्स देने के लिए कहा था, ताकि कानूनी कार्रवाई की जा सके, लेकिन राहुल ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस आज उनके घर पहुंची, जिसके बाद कांग्रेस ने पुलिस की इस कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए हैं। डॉक्टर साहब, राहुल गांधी के घर पुलिस पहुंची, क्या कुछ वहां देखने को मिला, क्या कुछ पूछताछ हुई? देखिए, ये तीसरी बार है जब दिल्ली पुलिस की टीम राहुल गांधी से पूछताछ करने पहुंची, और ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से शेर आया ये बता रहे थे, लेकिन ये शेर तो भीगी बिल्ली बन गया। बुधवार को पहली बार टीम गई, मुलाकात नहीं हुई, मिले भी नहीं। दूसरी बार वो गए, 3 घंटे तक बिठा के रखा। उसके बाद कहा कि भाई हमसे कुछ सवाल जवाब आपसे करनी है। राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि मेरे पास वक्त नहीं है। आज फिर टीम पहुंची। बात बहुत ही सिंपल है, आप कुछ भी बयान दे दें, झूठ बोल दें, और आपसे इस तरह की गलती हो जाए तो फिर आप उसका राजनीतिकरण कर देंगे। आप क्या हुआ मसला? इन्होंने कहा कि आपने देखा होगा, ये श्रीनगर में इन्होंने भाषण दिया था बर्फबारी के बीच, कि आपने देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई महिलाएं हमारे से मिली, वो रो रही थी, वो कह रही थी कि उनका यौन शोषण होता है, और उसमें तो बहुत सारी ऐसी थी जिन्होंने कहा कि उनके रिश्तेदार यौन शोषण करते हैं। अब इनको तो कानूनी ज्ञान है नहीं, उनको ये समझ में नहीं आया कि ये जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है, और इस तरह के केसेस में पुलिस सू मोटो केस इस पे दर्ज कर सकती है। ये हिंदुस्तान का कानून है। अब एक जघन्य अपराध के बारे में आपको मालूम चला तो पुलिस ने कहा कि भाई ये तो बहुत ही बड़ी बात है, इस पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अब हकीकत ये लग रहा है कि न कोई महिलाएं आई, न कोई रोया, न किसी ने अपनी दास्तां बताई। ये वामपंथियों के चक्कर में इस तरह से हिंदू समाज और देश के बारे में उल्टी पुल्टी बातें बोलकर लोगों को भ्रमित करने के चक्कर में ये फंस गए। इनको लगा कि ये केजरीवाल बन गए हैं। अरे भाई, केजरीवाल तो शातिर आदमी है, वो तो झूठ इतनी सफाई से बोलता है कि सच बोलने वाला आदमी भी सख्ते में आ जाए, उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाए। ये काम राहुल गांधी ने किया तो ये पूरा दाव उल्टा पड़ गया। राहुल गांधी को बताना पड़ेगा, या फिर इनको माफी मांगनी होगी कि इन्होंने देश के सामने झूठ बोला। जी बिल्कुल। नोटिस का जवाब ना मिलने के बाद राहुल के घर आज पुलिस पहुंची, जिसके बाद अब फिर से उन्होंने जवाब देने के लिए वक्त की मांग की है। वहीं पंजाब में कई थानों की पुलिस की घेराबंदी के बावजूद खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब देश संगठन का चीफ
अमृतपाल सिंह भागने में कामयाब रहा है। पुलिस ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया है। उसके संगठन से जुड़े 78 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने 2 गाड़ियां और कई हथियार बरामद किए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई का खालिस्तान समर्थकों ने आलोचना करनी शुरू कर दी है। इसके अलावा अमृतपाल सिंह के पाकिस्तान और आईएसआई से कनेक्शन की बात भी सामने आई है। आपको बता दें कि 19 मार्च से अमृतपाल मुक्तसर साहिब में खालसा वहीर यात्रा शुरू करने वाला था। फिलहाल पंजाब के कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस की नाकाबंदी जारी है। डॉक्टर साहब, इतनी कड़ी घेराबंदी के बावजूद अमृतपाल सिंह फरार हो गया है। अब क्या कुछ अपडेट इस मामले में है? देखिए, सारे लोग एक साथ जलंधर से मोगा जा रहे हैं, सारे लोग पकड़े जाते हैं, सारी गाड़ियां पकड़ी जाती है और अमृतपाल इवोपोरेट कर जाता है, पता ही नहीं चलता। और वो तब जब ये खबर भी आ जाती है कि उसकी गिरफ्तारी हो गई है, मेहतपुर के पास उसकी गिरफ्तारी हो गई। ये भी बताया गया कि फिल्लौर के पास शाहपुरा में इसे रखा गया है। ये भी बताया गया वहां से उसे अनडिस्क्लोज लोकेशन पे ले जाया गया है। पंजाब में सरकार किसकी? आम आदमी पार्टी की। होम मिनिस्टर कौन? भगवंत मान। अगर वो भाग गया तो किसकी जिम्मेदारी? पुलिस वालों ने जानबूझ के भगाया या वो खुद भागने में कामयाब रहा? अब दूसरा सवाल कि ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो अब तक, वहां तो सीआईडी डिपार्टमेंट होगा ना भगवंत मान के अधिकार में। भाई, हर राज्य में सीआईडी होती है। वो ड्रग्स का धंधा कर रहा, वो एक आर्मी तैयार कर रहा, वो हथियार बांट रहा, आए दिन धमकियां दे रहा, कोई पता ठिकाना नहीं है। इस मुख्यमंत्री को कोई चीज मालूम नहीं है, या फिर यह सवाल तो बड़ा उठेगा ही कि क्या अमृतपाल जो पंजाब के अंदर अपनी गतिविधि कर रहा था, उसके पीछे आम आदमी पार्टी की सरकार का समर्थन था, अरविंद केजरीवाल का समर्थन था? यह सवाल इसलिए भी उठना जरूरी है क्योंकि ये तो जग जाहिर है, जो लोग आम आदमी पार्टी छोड़ के गए उन सब ने कहा कि खालिस्तानियों के साथ केजरीवाल का रिश्ता है। अब समझ में आ रहा है कि पैसे पाकिस्तान से आ रहे हैं। तो ये अब जांच का विषय है कि जो अमृतपाल को फंड करने वाले लोग हैं, क्या वो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं? ये रिश्ता क्या है? ये बड़े सवाल हैं जिसका जवाब केंद्र सरकार को ढूंढना पड़ेगा। जी बिल्कुल, भले ही अमृतपाल सिंह इस वक्त फरार है, लेकिन पुलिस अपनी पूरी कोशिशों में लगी है कि उसे जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए। अगली खबर में विश्व में भारत के बढ़ते कद की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मार्च को इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने देश की उपलब्धियों पर रोशनी डाली। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार और घोटालों के खिलाफ एक्शन की चर्चा की। इस दौरान पीएम ने कहा कि दुनिया भर के एक्सपर्ट और इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि ये भारत का समय है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत को लेकर एक विश्वास से भरी हुई है। डॉक्टर साहब, किस ओर पीएम मोदी ने इस बात से संकेत किया? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल साफ साफ विपक्ष को निशाना साध रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का जो विपक्ष है वो 2024 में इस तरीके से हिंदुस्तान को पेंट करने की कोशिश में सब कुछ चौपट हो गया, इकॉनमी बर्बाद हो गई। भाई, दुनिया की फास्टेस्ट मेजर इकॉनमी है हिंदुस्तान, लेकिन फिर भी विपक्ष ये कह रहा है कि चौपट। राहुल गांधी बाहर जाते हैं, बोलते कि हिंदुस्तान का माहौल खराब हो गया है, माइनॉरिटीज को 2 दर्जे से रखा जा रहा है। तो आप, पूरी दुनिया भारत की तारीफ कर रही है, भारत के नेतृत्व की तारीफ कर रही है, हर एजेंसी भारत को दूसरे पेडेस्टल पर रख रही है, और विपक्ष वो हिंदुस्तान को ही गालियां देने में जुटा हुआ है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है। वो जानते हैं कि किस तरीके से विरोधियों के तमाम दावों को और दांव को कैसे परास्त किया जाता है। तो वो बखूबी इस तरह के मौके को वो गवाते नहीं हैं, और उन्होंने उल्लेख किया इस बार कि सिर्फ जो 75 दिन अभी तक
2023 के, उसमें जो जो योजनाओं का उद्घाटन हुआ है उसके बारे में जो डिटेल दिया, तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि एक सरकार जो काम करने में विश्वास रखती है और दूसरा विपक्ष जो सिर्फ हिंदुस्तान को लेट डाउन करने में, उसे बदनाम करने में जुटा हुआ है। जी बिल्कुल, भारत की उपलब्धियां गिनाकर इस बार पीएम मोदी ने सीधे तौर पर विपक्ष पर निशाना साधा है। आगे बात करते हैं आम आदमी पार्टी में मचे बवाल की, जहां अब आपके प्रवक्ता राघव चड्ढा ने मनीष सिसोदिया पर लगे तमाम आरोपों को झूठा करार दिया है और मामले में जांच एजेंसियों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। राघव चड्ढा ने कहा है कि फीडबैक यूनिट का मामला कल्पना पर आधारित है। यदि उप मुख्यमंत्री बड़े नेताओं की जासूसी कर रहे थे तो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को पता क्यों नहीं चला? ऐसे अधिकारियों को निलंबित करना चाहिए। इसके अलावा राघव चड्ढा ने भाजपा पर आप विधायकों को धमकी देकर खरीद कर सरकार गिराने का आरोप लगाया है। वहीं बीआरएस की एमएलसी के कविता की याचिका के खिलाफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है। ईडी ने आग्रह किया कि ईडी को सुने बिना कविता के द्वारा दायर याचिका में कोई आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्यों ईडी की ओर से इस तरह का याचिका दायर की गई है और राघव चड्ढा ने क्यों इस तरह के आरोप लगाए हैं? देखिए, राघव चड्ढा झूठ बोलने में वो केजरीवाल से कम नहीं है। ये लोग हर बार कुछ न कुछ बहानेबाजी लेकर के आ जाते हैं। सरकार गिराना चाहते हैं तो बेचना चाहते हैं, खरीद करना चाहते हैं, और ये ड्रामेबाज पार्टी ये खुद अपने ही लोगों से फोन करवा करके, ये तो खुलासा हो चुका है कि किस तरह से ये ड्रामाबाजी करता है। दिक्कत क्या है? रंगे हाथ पकड़े गए हैं और सबूतों का अंबार लगा हुआ है। अगर के कविता सुप्रीम कोर्ट जाती है कि हमें पूछताछ के लिए ना बुलाया जाए, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, ईडी के दफ्तर गिरफ्तारी होनी है उनकी, और इसलिए ईडी बार बार इस बात को कह रही है। और ये कहना आम आदमी पार्टी की तरफ से कि मोदी जेल भिजवाना चाह रहे, भाई मोदी जेल नहीं भिजवा रहे। 1 महीना पूरा होने वाला है, मनीष सिसोदिया को कोई किसी कोर्ट से बेल नहीं मिल पा रहा, और ये बेल नहीं मिलने की वजह मोदी नहीं बल्कि राउज एवेन्यू कोर्ट के जज हैं। जज से ज्यादा अक्लमंद हो गया है ये आम आदमी पार्टी का लीडर। ये केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और राउज एवेन्यू कोर्ट के जज से ज्यादा बड़े जज बन गए हैं कि खुद चोरी भी करो, सीना चोरी भी करो और खुद को जजमेंट में देकर के कट्टर ईमानदार बता दो। ये तमाशा केजरीवाल का ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। ये लोग चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं, इनको सजा भुगतनी ही पड़ेगी। जी बिल्कुल, चौतरफा गिरने के बाद आम आदमी पार्टी अब बौखलाई दिख रही है। अब बात महाराष्ट्र की करते हैं, जहां मुंबई में बड़े ही बवाल के बाद आखिरकार पंडित धीरेंद्र शास्त्री का दरबार लगा। इसका महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने भी खुलकर विरोध किया था। अब संजय राउत ने बागेश्वर धाम दरबार पर बयान जारी करते हुए केंद्र सरकार समेत आरएसएस को निशाने पर लिया है। राउत ने कहा है कि जिसने इस बाबा को बुलाया है उसको समझना चाहिए, ये सब आरएसएस का खेल है, धर्म के नाम पर आडंबर किया जा रहा है। इसके अलावा राउत ने केंद्र सरकार पर सत्ता में आने के बाद से ही संविधान और कानून ना मानने का आरोप लगाया है। डॉक्टर साहब, क्यों ये लोग बार बार धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ ये बयानबाजी कर रहे हैं? इसको कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। इनको समझ में नहीं आया कि किस तरीके से जो महाराष्ट्र में साधुओं के साथ हुआ उसका श्राप का असर क्या होता है, अभी तक संजय राउत को समझ में नहीं आया। भाई कांग्रेस पार्टी तो मुस्लिम वोटों के लिए सेकुलर क्रेडेंशियल्स को अपना पुख्ता करने के लिए धर्मेंद्र शास्त्री जैसे हिंदू बाबाओं का विरोध करते हैं। भाई तुम तो हिंदुत्व वाली पार्टी हो, तुम्हारे विरोध करने का क्या मतलब है? या फिर ऐसी मजबूरी आ गई है कि कांग्रेस पार्टी के पीछे पीछे आपको चलना पड़ेगा, नाना पटोले ने जो कहा उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, यह आपकी राजनीतिक मजबूरी बन गई है। क्योंकि इसी एंटी हिंदू स्टैंड की वजह से जो आपने सरकार रहते हुए महाराष्ट्र में किया, उसी का तो ये खामियाजा है कि सत्ता गई, कुर्सी गया, पार्टी सिंबल सब कुछ चला गया और वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है। तो कभी कभी संजय राउत, उद्धव ठाकरे को इंट्रोस्पेक्ट भी करना चाहिए। और रही बात उद्धव ठाकरे की,
तो जब तक संजय राउत जैसे प्रवक्ता उद्धव ठाकरे को मीडिया में रिप्रेजेंट करते रहेंगे, उनके गुट का कोई कल्याण होता नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, तुष्टीकरण की राजनीति के तहत लगातार महाराष्ट्र में बागेश्वर धाम को लेकर विरोध जताया जा रहा है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।